जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, I2U2 एक जो प्लेटफॉर्म था, जो बेसिकली जिसको नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई और इज़राइल और इंडिया जो है, इन चार सरकारों ने इस्टेब्लिश किया था जुलाई 2022 में, इन इन 14 जुलाई आई थिंक 2022 में। उसके बाद एक नया जो ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क है वो सामने आता है, और ये जो ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये है इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में। और ये प्राइमरीली ये एक फ़ोन कन्वर्सेशन हुई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर इंडिया के, और फ्रांस की जो उनकी काउंटर पार्ट हैं कैथरीन कोलोना, और यूएई के शेख साहब जो हैं अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान, उनके दरमियान। और अब ये आपको देखना है कि इंडिया एंड यूएई, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन। और यही वजह है कि इनकी जो बायलैटरल ट्रेड आई थिंक 2030 तक $100 बिलियन के करीब जा रही है। और इनकी जो क्या उसे बोलते हैं, ये I2U2 का भी हिस्सा है, और ये जो नया ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क है ये इसमें भी है। भले अमेरिका हो या फ्रांस हो, दे बोथ नीड यूएई इन द मिडल ईस्ट एंड इंडिया इन साउथ एशिया और इन द इंडो पैसिफिक। इंडिया ने बड़े स्मार्टली अपने आप को साउथ एशिया से निकाल के वो इंडो पैसिफिक का हिस्सा बन गया। साउथ एशिया को उन्होंने इररेलेवेंट कर दिया ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली। ज्योग्राफिकली वो वहाँ पे है, ठीक है, लेकिन वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, बिकॉज उसमें पाकिस्तान एंड ऑल दैट था। बाकी सबको वो बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सबको वो इंडो पैसिफिक में लेके चले गए, एंड पाकिस्तान को उन्होंने वेस्ट एशिया और इधर उधर डाल दिया। अब ये जो फ्रेमवर्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जारी बात है कि ये जो सारे ममालिक हैं, जैसे मैंने बताया, फ़ोन कन्वर्सेशन हुई और इस पर डिस्कशन हुई, और ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो डिफेंस के हवाले से काम हो रहा है। और दूसरा ये है कि क्लीन एनर्जी जो है उसको भी वो उसके ऊपर दे आर लुकिंग, और क्लाइमेट वगैरह के ऊपर कि वो चीज़ काम करेंगे। और जिसे हम कहते हैं ना कि इंडिया की अब प्रेसिडेंसी है G20 की, इन सब ममालिक ने वहाँ पे भी होना है, तो उसके जो साइड लाइन पे ये मुलाकातें भी होंगी। और यूएई क्योंकि COP28 मीटिंग होस्ट कर रहा है, तो ये भी क्लीन एनर्जी और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि जो I2U2 था उसमें बेसिकली जो अमारातीज थे एंड जो बाकी जो थे, दे वर स्पेंडिंग अबाउट $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दे रहे थे इंडिया को, और पर्टिकुलरली गुजरात को और मध्य प्रदेश को दे रहे थे। और ताकि ये हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी वगैरह जो है इस पर भी लगे। अब इसमें भी यही चीज़ है कि रीन्यूएबल एनर्जी और इस चीज़ में, और अमाराती जो है वो समझते हैं कि वो खुद भी खैर उनके पास तो तेल शेल बहुत है, लेकिन जारी बात है दे आर गेटिंग इनटू दिस सोलर एंड न्यूक्लियर जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, उसमें भी वो जा रहे हैं। सो बायोडाइवर्सिटी हो, इस तरह की जो डिस्कशंस हैं वो इंडिया ये इन प्रोजेक्ट्स में हो रही हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इंडिया जो है वो G20 को चेयर कर रहा है। जारी बात है ये सारे 20 अमीर मुल्क हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, कुछ इनमें से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अब ये जो इनिशिएटिव है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये कहा जा रहा है कि ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि ये जो क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, और बायोडाइवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं, ये बेसिकली इनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो ये बात कर रही है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो डिफेंस का भी है, मैं उसको अंडरमाइन एंड वो नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि इसमें जो फ्रांस है वो उसकी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि फ्रांस जो है उसने यूएई को एंड सऊदी अरब, सॉरी, इंडिया को, दोनों को उन्होंने राफेल बेचे हैं। अब यूएई ने बेसिकली अमेरिका को कहा, और उन्होंने बेसिकली जो F-35 जेट्स जो लेने थे उन्होंने वो टॉक्स सस्पेंड कर दी। और अब हुआ ये कि ये को मेरा ख्याल है $23 बिलियन की जो डील थी, जिसमें ड्रोन और बहुत कुछ और भी एडवांस किस्म की वेपनरी शेपनरी उन्होंने उनको देनी थी। लेकिन अमेरिकन जो थे वो बेसिकली बड़े क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे अमारातियों के ऊपर कि आप इसको इधर नहीं इस्तेमाल कर सकते, उधर नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो अमेरिकन का एक स्टैंडर्ड एसओपी है, वो जिसको भी टेक्नोलॉजी देते हैं उस पर वो लिखत पढ़त उनकी बहुत ज़्यादा होती है। हम तो साढ़े यार साउथ एशियन आर्दरी मोटी मोटी मूँह ज़बानी गल्लां होनी कर लेंदे हो, जैसे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी ये वो, फोर्थ पार्टी, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो। जैसे कि अगर आपको याद हो, पाकिस्तान टर्की से हेलीकॉप्टर लेने लगा था तो अमेरिकन ने नो कर दिया।
दिया था, हालांकि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी वेरीफाई नहीं किया था उसके लिए, क्योंकि उस पर नॉर्मली डील तो शायद कोई इतनी बड़ी ना हो, लेकिन उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस जो होता है हमेशा होता है। और ये मैं फर्स्ट हैंड मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं ऐसे मुल्कों को लोगों को जानता हूँ जो इन डिफेंस सेक्टर में या रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि इंडिया में ये कहता है कि आप अगर पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देंगे तो फिर हम आपसे नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो दे आर वेरी मच देयर। अब ये जो चीज़ है कि एक तरह जैसे मैंने बताया कि क्लीन एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो डिफेंस है, और असल चीज़ जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। फ्रांस का मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रांस एक ओनली यूरोपियन पावर बेसिकली विच इज़ नोन एज ए मिड साइज पावर, जो अपने आप को हमेशा यूरोप से बाहर देखता है, ठीक है? तो बाकी जो ममालिक हैं, अमेरिकन्स को भी ये बुरा लगता है, और अमेरिकन्स को इसलिए बुरा लगता है कि उनको पता है दे रब शोल्डर्स विद देम। अब फ्रांस अपने आप को पार समझता है, अमेरिका अपने आप को एक बड़ी पार समझता है, लेकिन ज़ाहिर बात है फ्रांस छोटा मुल्क है, उसकी इकॉनमी सब कुछ छोटा है उस हवाले से। लेकिन ज़ाहिर बात है मेजर जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है यूरोप के अंदर वो जर्मनी एंड फ्रांस ही हैं। वही यूरोपियन यूनियन को दे कॉल शॉट्स, बट इन नेटो अमेरिकन्स कॉल द शॉट्स विद द सपोर्ट ऑफ एंड पावर ऑफ द जर्मन्स एंड दी फ्रेंच जो है वो करते हैं। अब फ्रांस को इस चीज़ का पता है कि इस खित्ते में हमें इंडिया चाहिए और मिडल ईस्ट में यूएई चाहिए। सऊदी अरेबिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू डिटर्मिन इट्स आइडेंटिटी। हमें करना क्या है, हमें ओपन अप होना है नहीं होना, वो अपना विजन 2030 लगा के वो एक टाइम टाइम सेट उन्होंने लगा के तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज उनको पता है, बिकॉज वहाँ पे होली साइट्स हैं, मुस्लिम उम्मा को भी वो तैयार कर रहे हैं इस शिफ्ट में। मोहम्मद बिन सलमान को चैलेंजेस हैं इंटरनल, जो पावर शावर उन्होंने अपने बाकी फैमिली से लेनी लोनी है। तो वो, और मिडल ईस्ट में कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट मुल्क नहीं है। सो अमेरिकन वांटेड कि इसराइल वहाँ पे मेन स्ट्रीम हो जाए, जो कि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए हो गया। सऊदीया का मैंने बता दिया, सऊदी अरेबिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग, लेकिन सऊदी अरेबिया ओपन अप हो रहा है विद चाइना, विद अदर कंट्रीज। उनको अमेरिकन कभी कभी टकटलियाँ करते हैं, कभी धक्का लगाते हैं, कभी पास खींच लेते हैं, जैसे जमाल खशोगी के इशू में हुआ, जैसे यमन के मसले में हुआ कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो मिलिट्री सपोर्ट थी वो बंद कर दी, और इस तरह चीज़ें कर दी। और फिर बाद में ये जो यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तो फिर बाइडेन को दोबारा सऊदी अरब जाना पड़ा, और वो सारा कुछ वो जो आपको पता है हुआ। अब इस चीज़ में सऊदी अरेबिया अपनी स्ट्रगल कर रहा है। मिडल ईस्ट में और कोई इतना स्टेबल मुल्क नहीं है जिसकी फुटप्रिंट्स स्ट्रांग हो, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, इंस्टीट्यूशनली स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हो, और सारी जो दुनिया है वो एक मेल्टिंग पॉट है, दुबई एंड सारी दुनिया वहाँ पे आकर बैठी हुई है। सो दे कंसिडर कि मुस्लिम वर्ल्ड में अगर इम्पोर्टेंट है, ठीक है वो बड़ी इकॉनमी उस तरह नहीं है, या वो पैसा उधर क्या नाम है उसको डिफेंस के वाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट मुल्क है, उसके साथ ताल्लुक होना चाहिए। इंडिया जो है वो वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है इंडो पैसिफिक के अंदर। सो फ्रांस ने बेसिकली, इन अदर वर्ड्स, दे कॉपी किया उन्होंने अमेरिकन को, और उन्होंने कहा इनको ला के वहाँ पे बैठ गए हैं वो। अब जारी बात है, इंडिया, दे नीडेड इंडिया, ठीक है जी। इंडिया का मैं आपको बताऊं कि ऑब्वियसली जो फ्रेंच हैं दे हैव, इनके फ्रेंच के आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में एंड पैसिफिक ओशन में। इनको ये कहते हैं, आई आई हैड मैंने इसके ऊपर एक पेपर भी लिखा हुआ है कि ये बेसिकली इनके जो स्मॉल आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में एंड पैसिफिक ओशन में, इनको ओवरसीज टेरिटरीज बोलते हैं, जहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, सारा कुछ होता है, उनको सारी पावर्स हैं। तो वो फ्रेंच कहते हैं कि भाई इंडिया हमारे लिए, जो इंडो पैसिफिक ओशन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब अमेरिकन ने ये सारा इंट्रोड्यूस कराया था कि हम क्या करने जा रहे हैं इन क्या नाम है उसका, इंडो पैसिफिक में, तो फ्रेंच एंड यूरोपियन को उन्होंने बाहर रखा था, ब्रिटिश को भी बाहर रखा। ब्रिटिश को फिर उन्होंने जो है वो ऑकस में अकोमोडेट कर लिया, बाकी फ्रेंच यूरोपियंस को उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया था, और फिर ये इन्होंने क्वाड रखा, और बाद में फिर अभी चल रहा है बात कि साउथ कोरिया को बीच में ऐड कर लो एंड सो। लेकिन बाकी जो मुल्क हैं वो इससे, यूरोपियंस जैसे वो कहते हैं ठीक है तुम हमें वहाँ पे लेके चाइना से मुकाबला करने के लिए हमें ये कहते हो कि बाइकआउट करो, चाइना के साथ टफ टाइम हो, लेकिन तुम उधर जाके अकेले जाके तो कंपटीशन करना शुरू हो गए। सो फ्रांस अपने आप को मिड साइज पार समझता है, इसलिए फ्रांस ने सबसे पहले अपनी जो है वो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन 2018 में जो एमनुअल मैक्रोन थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस की, और उसके बाद फिर ये चलते आ रहे हैं। एंड देन उनको पता है जैसे इंडिया तो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ ये भी चाहिए अगले दिन। अब ये जो बोइंग एंड क्या नाम है उसका, अब एयरबस का कंपटीशन है, सारी बात है बोइंग
यूएस में है, एयरबस जो है वो फ्रांस में है, तो वो एक आपस में इनका आपस में कंपटीशन वो भी रहता है। एयरबस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सारा उसमें लगा हुआ है। अब ये बेसिकली एक और इस तरह का एक प्लान है। देखिए ना, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो गेम है वो तो इंडिया की बनती है, और वो इस तरह बनती है कि वो I2U2 का भी हिस्सा है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली, जिसे वो कहते हैं ना, देखना शुरू कर दें कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है? वो I2U2 का भी हिस्सा है। उनको एक मौका मिला है कि वो जनाब अपनी जिसे कहते हैं ना कि एक इन्फ्लुएंस उन्होंने दिया है, यूरोपियन यूनियन को भी बताया उन्होंने कि भाई हम कहाँ खड़े हुए हैं, और हम आपको क्या, इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है। अब हर मुल्क जो है ना, वो बेसिकली एक अपने आप को वो दे आर ट्राइंग टू मेक इंडिया को रेलिवेंट, इंडिया करीब होना चाह रहे हैं। हर मुल्क अपना अपना बायलैटरल, ट्राईलैटरल, मल्टीलैटरल इनिशिएटिव जो है, वो जिसे कहते हैं ना एक दौड़ है, देयर इज़ ए रेस लगी हुई है कि इंडिया के साथ हमें किस तरह चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी है। ये और इसमें ज़ाहिर बात है इंडिया को एक बड़ा एडवांटेज जाता है। और अगर आप इंडियन एम्बेसडर को अगर कभी अमेरिका में देखें, तरनजीत सिंह साहब को, तो वो तो जिस तरह अमेरिका में घूमते हैं, जहाँ-जहाँ मिलते हैं, ही इज़ सो पूरा एक उनका भी स्टेटस है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रॉन डिसेंटिस, उनके साथ अगले दिन बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी कि हम फ्लोरिडा के साथ ट्रेड, एनर्जी, स्पेस, ये वो बातें कर रहे थे। अब उनको पता है रॉन डिसेंटिस जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट है और वो ट्रम्प के मुकाबले में आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उन्होंने रॉन डिसेंटिस के साथ फ्लोरिडा के साथ बकरी लैन खोली है। पता उनको ये भी है, वो साढ़े चले वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब नहीं है कि हुकूमत ट्रम्प की हो और ट्रम्प जो है ना वो पैसे ला रहे हैं ना, वो लॉबिंग करन डे ना, उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। बाइडन होते नाराज़ हो गया, उन्होंने कहा तू तुसी केड़े चक्कर, उन्होंने फिर इमरान खान की कॉल का जवाब नहीं दिया। और फिर इमरान खान ने उन्होंने कहा चलो ठीक है, इंते इंजे से तुसी मेरी हुकूमत लाई है, इंते मैं नहीं, फिर हूँ तुहाडा मैं कर लेना इलाज। अब इंडिया देखिए, इंडिया एक तरफ जो है वो I2U2 में, ये आप पूरा जिसे कहते हैं ना कि वो इसका हिस्सा, जैसे मैंने पहले बताया। फिर UFI, क्वाड है, SCO है, G20 है, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, बहुत सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया अपनी गेम बना चुका हुआ है। अब पाकिस्तान तो स्वाए OIC के अलावा किधरे नहीं, या एक SCO है, चाइना की मेहरबानी सानू उन्होंने विच पा लिया, या फिर उसके बाद G77 है। कोई ट्राईलैटरल मैकेनिज्म ईरान और यू टर्की के साथ हमारा बनता कोई नहीं है। ईरान ने उसी गालां काढ़ने हैं। मैं कल कोई देख रहा था, पाकिस्तान के कोई मौलवी इस्लामाबाद इकट्ठे हुए थे, वो ईरान की क्लास लै रहे सन, ईरान यहाँ भी ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब बहुत सारे मौलवियों को कई दफ़ा हमारी रियासत कहती है पै जाओ ईरान में, कुलभूषण यादव के मामले में, ये वो। और मुझे आई एम पर्सनल प्रीव्यू टू मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वहाँ पे क्या होता है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो चीज़ें हैं, ये हम हमारा कोई ट्राईलैटरल मैकेनिज्म ऐसा नहीं है किसी मुल्क के साथ। मैं आई एम मेरी आंखें तरस गई इसको देखने को, और चीज़ सुन के मुझे तो तरस आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी थे, वो गरीब जिथे जाता पैसे मंगन लग पैंदा है। ही हैड अ वेरी डिफिकल्ट स्टार्ट। उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज ए फॉरेन मिनिस्टर वो एक तो वो घर रुकते नहीं है, वो किधरे खलोंदे ही नहीं। उन्होंने ਇੱਕੋ ਹੀ टास्क ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਫਿਰਨਾ है। ਵੇਖੀ जाएगी जो होएगा, क़यामत आएगी बादों, इलेक्शन तो 3 महीने पहले इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन बेटा तुमने जहाज़ से नीचे नहीं उतरना, तुम निकलना है बस, जहाज़ पे रहना है। वो सुना है म्यूनिख पहुँचे हुए हैं, उसके ऊपर भी मैं बात कर रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर टर्की के हैं, उस पर भी करूँगा। लेकिन ये जो चीज़ है, बायलैटरल ट्राईलैटरल कोई मैकेनिज्म नहीं है। या हम OIC में है, जिन्हें सानू विजिट करता अफगानिस्तान ते, ते अफगानियां सानू विजिट करता कि तुसी पहले अपने पैसे तो इकट्ठे कर लो, साढ़े क्यों मांगते हो, ठीक है जनाब। और फिर उसके बाद जनाब एक हमारे पास G77 है, और साढ़े को पता नहीं की, मैंने तो पता नहीं है। OIC है, SCO है, और कुछ भी नहीं है। मैं तो कोई मुझे नहीं पता कौन सा हम जो हमारी डिप्लोमेसी है या हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है कुछ हो, मेरे नॉलेज से इतना कोई एक्टिव पार्टनरशिप मुझे नहीं नज़र आती। ये नहीं है कि होगी नहीं, छोटे छोटियाँ होंगी या कोई और भी, ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह वो नहीं है। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊं कि किस तरह जो ट्राईलैटरल मैकेनिज्म इन्होंने फिट किया है, क्योंकि अब फ्रांस को ये था कि हमने हमने इनको भी पैसे बेचे हैं, राफेल इंडिया को भी बेचे हैं और UAE को भी बेचे हैं, ठीक है। तो एक इनका डिफेंस वो भी एक कंफर्टेबिलिटी है इनकी। और एमानुएल मैक्रोन ने बड़ा कंफर्टेबल एक कुशन दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी को।
ठीक है। अभी रिसेंटली जो एक इनकी हुई है ये इसमें अ, क्या नाम है, ये जो एयरबस के हवाले से जो ऑर्डर शॉर्डर की बातें हुई और ये सारा कुछ हुआ, तो आप कभी उसका स्टाइल सुने मैक्रॉन का, वो इस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कर रहा है जो क्लास फेलो तो हम इकट्ठे गिरे पढ़ते पुढ़ते रहे यानी गुजरात में। ठीक है। लेकिन वो जारी बात है, वो एक डेलिब्रेटली क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, कंफर्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, क्योंकि उनको पता है एक तो वो ट्रेडिशनल बंदा है। जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की आदत है, शुरू शुरू में जब वो दुनिया के करीब हो रहे थे जप्पी चुप्पी पा लेते थे। अब वो जप्पी डालते हैं लेकिन उस तरह की नहीं डालते, क्योंकि अब उनको पता है कि मैं हूँ थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो गया, दुनिया को मेरा पता है। हूँ मेरी मेरी जप्पी तो मैं भज के जप्पी पावांगा तो इट वुड बी टेकन एज नेगेटिव भी ली जा सकती है कि यार अरे मेरी कमज़ोरी है। ठीक है ना जी। तो ये वो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो नज़र आ रही हैं। सो फ्रांस को जो है ना, वो फ्रांस ने अपनी इंडिया के साथ लाइन बड़ी फिट रखी है, क्योंकि उनको पता है कि हमें इनसे और जगहों पे भी ज़रूरत है इनको, और उसके लिए वो जिसे कहते हैं ना, वो इंडो पैसिफिक को बड़ा प्योरली उसको देखते हैं। लेकिन लेट्स सी इसमें क्या चीज़ है और फर्दर इसमें क्या होता है, पाकिस्तान इसको कैसे देखता है। मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हमने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो लॉस कर दी है, क्योंकि क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द इतने ज़्यादा बैरियर लगा लिए हैं कि हम उन बैरियर से बाहर नहीं निकल पाते। इस्लाम, कश्मीर, फ़ौज, इंडिया, हिंदू, मज़हब, बहुत सारा कुछ और लगा लिया। ठीक है। फिर हमारी सियासी लीडरशिप है वो अवाम को देख के बड़ी सारी फॉरेन पॉलिसी को बना रही होती है, पॉपुलिस्ट चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें वो फ़ौज को देख के कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो और चीज़ों को देख के कर रहे हैं, वो बैरियर बहुत लग गए हैं। और ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन बड़ा आ गया है, जिसकी वजह से जो है ना फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो ऑलरेडी, जिसकी वजह से जो है ना सारा पट्टा बैठा है। लेट्स सी कोई बेहतरी है या एनजी, इसी तरह चलेंगे चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।